जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर इंट्रोडक्टरी एनिमल्स हस्बेंड्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और आपको बता दूं कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसी से प्रश्न आने वाले हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आप लोग यदि नोट्स से आते हैं तो आप लोग मैसेज कीजिएगा प्रश्न नंबर पर। मैंने प्रश्न नंबर अपने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और देखिए, आमतौर पे आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप यदि आपका डिस्ट्रिक्ट यानी मान लीजिए आपका थ्योरेटिकल एग्जाम भी हो रहा है, ठीक है, तो भी आपके लिए यह वीडियो हेल्प होने वाला है। क्योंकि देखिए, आमतौर पर आपको एक बेस मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बेस यदि आपको मालूम होगा तो आप लोग मतलब बनाकर लिख सकेंगे, लेकिन यदि आपको बेस ही नहीं मालूम होगा तो आप लोग बनाकर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सभी लोग देखें। तो सबसे पहले प्रश्न दिया गया हमारा, सामान्य स्वस्थ गाय एवं भैंस का तापमान कितना होता है। तो आमतौर पर बताया जाए आप लोग को कि जो यदि कोई गाय एवं भैंस है, ठीक है, तो उसका यदि टेम्परेचर देखा जाए, यदि स्वस्थ है वो, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 38.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है, दूसरा प्रश्न दिया गया है, सामान्य स्वस्थ गाय की नाड़ी गति कितनी होती है। तो सामान्य स्वस्थ गाय की जो नाड़ी गति होती है वो 45 से 50 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 45 से 50 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? प्रति मिनट, ठीक है, ना कि प्रति घंटा। ये प्रति घंटा नहीं बल्कि प्रति मिनट होती है। इसके बाद दिया गया तीसरा प्रश्न, सामान्य स्वस्थ भैंस की नाड़ी गति कितनी होती है। तो सामान्य स्वस्थ भैंस की जो नाड़ी गति होती है वो 45 प्रति मिनट होती है। जी जी हाँ फ्रेंड्स, जो सामान्य जो भैंस होता है, ठीक है, स्वस्थ भैंस जो होती है, उसकी नाड़ी गति की यदि बात की जाए तो 45 बार प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट है हमारा चौथे नंबर पर, सामान्य स्वस्थ भैंस की श्वास गति कितनी होती है। तो श्वास गति की यदि बात की जाए तो 12 से 16 प्रति मिनट होती है। 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया, सामान्य स्वस्थ गाय की श्वास गति कितनी होती है। तो यदि गाय की मैं बात करूँ तो गाय की जो श्वास गति होती है वो 11 से 18 प्रति मिनट होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि गाय की गर्भावधि कितनी होती है, यानी गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो गाय का जो गर्भकाल होता है वो 280 दिन का होता है। 280 या फिर 282 से 284 दिन होता है। यदि 285 दिन भी लिखा गया है तो आप लोग राइट राइट मतलब आंसर सही मार्कर टिक मार्कर चले जाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 7वें नंबर पर दिया गया है, भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है। तो भैंस की जो गर्भावधि होती है वो लगभग, ठीक है, लगभग नहीं बल्कि एग्जैक्ट 310 दिन का होता है गर्भावधि या फिर गर्भकाल। नेक्स्ट आता है आपका, बकरी की गर्भावधि कितनी होती है। तो गर्भावधि की मैं बात करूँ तो बकरी की तो 146 या फिर 145 दिन का गर्भावधि बकरी में होती है। भेड़ की मैं बात करूँ तो भेड़ की जो गर्भावधि होती है वो 150 दिन का होता है या फिर 151 दिन का होता है। नेक्स्ट है, जो मुर्गियों में काकसिडियोसिस नामक बीमारी किस प्रकार का रोग है। तो वो हमारा जो काकसिडियोसिस जो नामक बीमारी होती है वो हमारा प्रोटोजुआ या फिर प्रोटोजुआ के कारण होने वाली एक बहुत बहुत ही जो ज़्यादा संक्रामक, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके बाद 11 नंबर पर दिया गया हमारा, प्रोटोजुआ जिन शरीर में किस जगह निवास करता है। तो जो प्रोटोजुआ होता है हमारा, वो शरीर में किस जगह पर निवास करता है। तो वो जो हमारा प्रोटोजुआ होता है वो कोई यदि जानवर है तो जानवर रहे या फिर मनुष्य रहे, ठीक है, यदि प्रोटोजुआ का यदि संक्रमण हो रहा है तो वो हमेशा बड़ी आंत में ही होता है। इसके बाद दिया गया, मुर्गी तथा हीमोफीलिया किस प्रकार के रोग है। तो आपको बता दूं कि जो मुर्गी तथा जो हीमोफीलिया जो होता है ये हमारा पैतृक नामक एक प्रकार का रोग है, पैतृक, ठीक है, यानी कि पित्त संकरण द्वारा हमारा ये हीमोफीलिया रोग होता है। यानी कि यदि मुर्गी के यदि उनके पित्र यानी फिर जो जो चूजे पैदा हुए हैं उनकी माता है, ठीक है, यानी जो मुख्य मुर्गी थी, ठीक है, मादा मुर्गी थी, जो मादा मुर्गी थी, ठीक है, तो यदि उन्हें हीमोफीलिया था तो उनके संतान में यानी अंडे से जो चूजा निकलता था उनमें भी हीमोफीलिया होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 13वें नंबर पर, जिन रोगों का कारण निश्चित होता है वे कैसे रोग होते हैं। तो वो हमारे विशिष्ट रोग कहलाते हैं। कौन से रोग? विशिष्ट रोग कहलाते हैं, जिनके रोगों का कारण निश्चित होता है, या फिर वो बैक्टीरिया के कारण होता हो या वायरस के कारण होता हो या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो उनका जो कारण होता है वो हमेशा के लिए निश्चित होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, क्रियागत रोग का उदाहरण है। तो जो क्रियागत रोग का जो उदाहरण है वो हमारा कौन सा उदाहरण, हमारा मूर्छा रोग है, ठीक है, यानी मूर्छा।
यानी जो क्रियागत जो रोग होता है वो मूर्छा रोग है, यानी कि एक प्रकार समझ जाए तो उसी वक्त हमारा मृत्यु हो जाता है। ठीक है, यानी कोई सी जानवर में या फिर मतलब गाय में यदि क्रियागत रोग लगा है तो उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। ये आमतौर पर ये केसेस बहुत ही कम पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया गया विकिड रोग का उदाहरण है, तो विकिड रोग का जो उदाहरण है वो हमारा है पागलपन। ठीक है, तो जो विकिड रोग होता है उसका जो उदाहरण हमारा पागलपन, पागलपन जो हमारा है एक विकिड रोग है। ठीक है, इसके बाद 16वें नंबर पर प्रश्न दिया गया है रचनात्मक रोग का उदाहरण है, तो रचनात्मक रोग का जो उदाहरण यदि देखा जाए तो लकवा या फिर लंगड़ी, लकवा या फिर लंगड़ी हमारा रचनात्मक रोग का उदाहरण है। इसके बाद दिया गया गला घोटू की इनक्यूबेशन अवधि कितनी होती है, तो गला घोटू की इनक्यूबेशन अवधि कितने दिन की होती है, वो 1 से 3 दिन की होती है। एक इनक्यूबेशन अवधि किसे कहते हैं, आमतौर पर इसे देख लीजिए। कोई भी रोग लग रहा है तो उसकी मतलब कितने समय तक वो लगेगा, उस अवधि या फिर उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये इनक्यूबेशन मशीन नहीं है जो अंडा सेने का कार्य करती है। ठीक है, ये इनक्यूबेशन अवधि पीरियड है, ध्यान दीजिएगा। 18वें नंबर पर दिया गया संक्रामक गर्भपात की इनक्यूबेशन अवधि कितनी होती है, तो संक्रामक गर्भपात की इनक्यूबेशन जो अवधि होती है वो 33 से 100 दिन होती है। इसके बाद दिया गया है खुरपका तथा मुंहपका की इनक्यूबेशन अवधि कितनी होती है, तो खुरपका तथा मुंहपका जो बीमारी होती है जिसका कारण जो हमारा होता है वो वायरस होता है। ठीक है, जिसमें जो खुर होते हैं वो पक जाते हैं और जो मुंह होते हैं उसमें छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, और यह जो होता है यही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है, और इसकी जो इनक्यूबेशन पीरियड यानी रोग की जो अवधि होती है वो 1 से 6 दिन की होती है। इसके बाद 20 नंबर पर दिया गया है चिचड़ी। ठीक है, चिचड़ी ज्वर की इनक्यूबेशन अवधि कितनी होती है, तो जो चिचड़ी ज्वर हो जो हमारा होता है जिसे हम खूनी पेचिश के नाम से भी जानते हैं, वो हमारा 7 से 17 दिन का इसकी इनक्यूबेशन अवधि होती है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर पर हमारा है कि हमारा वायरस को सर्वप्रथम किसने पहचाना था, तो वायरस को सबसे पहले इवाइनोवस्की नामक 1890 ईस्वी में पहचाना था। ठीक है, जो हमारे इवाइनोवस्की थे इन्होंने सबसे पहले वायरस को देखा था और वायरस को वायरस नाम दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया कि ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं, तो जो हमारे ओवरी होता है, ठीक है, यानी कि जो गायों में जो ओवरी पाया जाता है निकलने वाले उससे हार्मोन को क्या कहते हैं, वो हमारा एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एस्ट्रोजन जो हमारा होता है यह क्या करता है कि दूध को चढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूध को उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है। और साथ ही साथ हमारा जो ऑक्सीटेशन होता है वो प्रसव क्रिया के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाता है। वो हमारा जो प्रसव क्रिया द्वारा जो हार्मोन उत्तरदायी होता है वो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या होता है कि गाय हमेशा कोई भी चीज़ हो, ठीक है, या फिर वो स्रावित करती हो कोई चीज़ या फिर मतलब अपना दूध उतार रही है, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद दिया गया सुअर में कितने प्रतिशत चर्बी पाई जाती है, तो सुअर में 35 से 40% क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, यानी चर्बी पाया जाता है। इसके बाद दिया गया भेड़ का प्रजनन माह कौन सा होता है, तो अगस्त या फरवरी जो होता है उस समय भेड़ जो होती है वो मतलब प्रजनक योग हो जाती हैं और अपना प्रजनन कार्य करती हैं, यानी कि वो अपने गर्भ धारण करती है, एक प्रकार से समझ लीजिए। इसके बाद दिया गया 25 नंबर पर वीर्य में महक आने का क्या कारण है, तो वीर्य में जो महक आता है उसका मुख्य कारण हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। इसके बाद लिया है हमारा दिया गया है हाइमन लेयर बड़ी होने से कौन सी बीमारी होती है, तो हाइमन लेयर बड़ी होने से हमारी फैलोपियन ट्यूब नामक एक बीमारी होती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोग को एक और बता दूं कि यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप तो कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, या फिर आपको नंबर नहीं पता तो भी मैसेज कीजिएगा। और देखिए जो नोट्स हैं आप लोग को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ही उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा और दिक्कत नहीं है उसमें। और यदि और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो उस टॉपिक पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, और आमतौर पर देख लीजिए कि यह जो वीडियो था हमारा, ठीक है, आज जो हमने बात किया था ये आमतौर पर जो हमारे LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी जो हमारा है, ठीक है, गोंडा में जो स्थित है, उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ हमारा जो DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे थे उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का काफ़ी भी पेपर होने वाला ही है, DDU का तो हो रहा है, 15 तारीख से पेपर है DDU का। और
हमारे जैसे राजू भैया यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। इसके बाद CSJMU हमारी यूनिवर्सिटी हो गई। इसके बाद सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी भी अपना एग्ज़ाम चला रही है। तो इस प्रकार से सभी यूनिवर्सिटी अपना-अपना अलग-अलग एग्ज़ाम करा रही है, तो आपको पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है ऑल इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।